सो हेलो, वेलकम टू अगेन आवर डिजिटल पॉडकास्ट। देखिए आज हमारे साथ एक ऐसे क्लाइंट नहीं, एक ऐसे विजनरी बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने बिजनेस को केवल ग्रो नहीं किया बल्कि पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। डॉक्टर दिलीप कुमार यादव जी, जो कि बेस्ट किचन नेट के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इन्होंने पहले हमारे देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी का अल्टीमेट मिलियनियर ब्लूप्रिंट जो कि 4 दिनों का प्रोग्राम है वो अटेंड किया। उसके बाद जीपीएस को ज्वाइन किया जो कि 3 साल का हमारा होता है। तो आइए समझते हैं कि उनसे कि यूएमबी का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो वो हमारे देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ जुड़े तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया है दीपेश जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और यहाँ बुलाने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अगेन आपसे बातचीत करके बड़ा मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच यहाँ इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल। सर जब आप देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ जुड़े जी, तो उस समय आपकी सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या थी जो आपके बिजनेस में आ रही थी? जी उस समय सबसे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज था मैनेजमेंट को लेकर, और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, लीडरशिप की थोड़ी कमी थी टीम में। क्योंकि एक लेवल तक मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बिल्डअप किया था, जो सीखा वो अप्लाई किया, तो मैनेजमेंट का काफ़ी वीक पॉइंट था वहाँ पर। तो वो चैलेंज बहुत बड़ा था मेरे लिए। और जब हमने ज्वाइन किया उसके बाद उसका बहुत सॉलिड सोल्यूशन दिया सर ने, तो मेरे लिए बड़ा एडवांटेज रहा उसका। ओके तो सर ऐसा क्या था कि आपको लगा कभी एक्सटर्नल सपोर्ट लेना मुझे बहुत जरूरी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा लगता है मुझे। देखिए सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सब कुछ नहीं जानता, तो इसी वजह से ना मैं हमेशा ये मानता हूँ कि देखिए हम बिजनेसमैन हैं तो हम इंडिपेंडेंट ऑनर है, हमारा कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार हम किससे बात करें, घर में जाएं तो घर वालों से बात करें, किससे बात करें, हमारी कौन सुने। यहाँ पर दुनिया भर की प्रॉब्लम हम सुनते रहते हैं सुबह से शाम तक, घर में जाके बोल नहीं सकते। तो हमारा कोई तो मेंटर होना चाहिए, कोई तो कोच होना चाहिए। और मैं R&D करता ही रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, तो जिसको पता है उससे सीख लो। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर नहीं पता है प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है सीख लो। तो सीखने के लिए मैंने खुद R&D की। सर को पता होगा या आपको भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही, मैं ऐसा पहला था जिन्होंने डायरेक्टली कॉल किया था। आपके तरफ से कॉल नहीं आया, मैंने खुद कॉल किया, खुद 1 डे बुक किया, खुद 4 डे में गए, खुद 1 साल का प्रोग्राम सब खुद से अप्रोच करके किया। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट फॉर लर्निंग, और इसी वजह से शायद मैं बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ सकूं। ओके तो सर यूएमपी प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद आपको ऐसी कौन सी हिडन चैलेंजेस का पता चला कि जो पहले आपको नॉर्मल लग रही थी? क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगेन की एक्चुअली जब हम प्रोग्राम में गए थे 4 डेज के, तो उसमें मुझे रियलाइज हुआ, खासकर जो डायनेमिक मेडिटेशन कराते हैं सर, तो उसमें ना अपने पिक्चर पूरी क्लियर होती है। जब हम उसको बहुत जूम इन करके देखते हैं, जूम आउट करके देखते हैं, तो ये समझ में आता है कि यार हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। जो कि मुझे बाहर से कॉन्फिडेंस था, सब कुछ अच्छा हो रहा है, टीम बहुत जबरदस्त है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा मुझे पता बाहर से लग रहा था, पर एक्चुअल ऐसा नहीं था। एक्चुअल में बहुत सारे चैलेंजेस थे जो इंटरनली जो मुझे पता नहीं थे। तो जब हमने सर के साथ कंसल्टिंग की, टीम की कंसल्टिंग कराई, बात किया, तो थर्ड पर्सन होने की वजह से मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम मुझ तक आते ही नहीं थे जो मेरे बिजनेस को धीरे धीरे कम कर रहे थे। तो ये गलतियों का रियलाइज हुआ वहां पर, और उसके बाद इसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने दिया। ओके सर, 3 साल का कमिटमेंट लेना कोई आसान बात नहीं होती, तो ऐसा क्या ट्रस्ट बना कि आपने सीधा जीपीएस ज्वाइन कर लिया? तो बहुत बढ़िया सर, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पापा भी हमेशा बोलते थे कि जब कुछ करो तो 100% करो। अगर किसी पे भरोसा करना है डू 100%, नहीं करना है डू 100%, नहीं करना तो नहीं करना, करना तो करना। दूसरी बात यह है कि सर अगर मुझे 1 साल में बेनिफिट हुआ, अमेजिंग बेनिफिट रहा, 2 साल में बेनिफिट रहा, तो 3 साल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो मेरा विजन है और जो देवीदास सर का विजन है कि वो 1000 बिजनेस उद्यमियों को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, विजन के साथ अलाइन रहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं जो मेरे बिजनेस को लेकर एक्साइटेड हूँ, आई होप सर भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये एनर्जी मैच करती है और मुझे कमिटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मैं तो इजी डिसीजन लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है सर, मैं 100 रुपीज़ अगर कमाऊंगा और उसका 100% रखूंगा, इससे अच्छा होगा मैं 1000 रुपये कमाऊं और उसका 20% रखूं, तो भी मेरे जेब में 200 रुपये होंगे। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा सोचना, और इसी वजह से मैंने डिसीजन लिया। ओके सर, आज के टाइम पे कई बिजनेस ओनर्स हैं, लोग कहते हैं कि कंसल्टिंग केवल एक एडवाइस होती है। राइट। तो देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी का जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, ये ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से काम करता है? बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं बताऊंगा कि बहुत काबिले तारीफ है। एक्चुअली क्या होता है सर कि जो भी कंसल्टिंग करते हैं सब लोग नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरते, एक लेवल आ जाता है उसके बाद वो नीचे नहीं आते, और ज़्यादातर प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे ही होती है। जैसे मेरे गुरु बताते हैं हमेशा कि आपको ना पहला 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है। 1 करोड़ अगर आपने कमा लिया तो 1 करोड़ से 10 करोड़ कमाना आसान है।
तो जितनी भी चैलेंजेस आएंगे पहले स्टार्टिंग के 1 करोड़ में ही आएंगी। तो इसी वजह से ग्राउंड लेवल पे जो सर जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जो प्रॉब्लम को समझते हैं, मतलब आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पर मैं किससे डिस्कस करूं, किससे पूछूं, तो ये सब चीजें हम डायरेक्टली ओपन सर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस चैलेंजेस से हमें बाहर निकलने के लिए बहुत आसान होता है। अगर हमारे पास कोई मेंटर हो, कोई कोच हो, कोई गाइडेंस हो, तो बहुत आसानी से हम लोग उसको पा सकते हैं। ओके, तो देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़ने के बाद देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से आपकी कंपनी में किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम हुआ? सर तो ऐसे स्टार्ट ही मार्केटिंग से करते हैं, क्योंकि और एक बात और बताना चाहूंगा कि कोई भी जैसे आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप 100% डिपेंड मत हो जाइए। ज्यादातर लोग यही प्रॉब्लम करते हैं, और स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा था बहुत पहले, कि हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि अब सारा काम आपका, ये सारी जिम्मेदारी आपकी, अभी मैं चुपचाप बैठूंगा, मैं दुबई जाऊंगा, लेमोनेड पीऊंगा और मेरा बिजनेस अपने आप चलेगा। ये स्टार्टिंग में नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको दम लगा के काम करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप दुबई में रहेंगे, लेमोनेड पियेंगे और आपका पैसा बनेगा। तो क्या होता है, ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो टीम नहीं बनाते और कंसल्टेंसी ले लेते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हमने टीम बनाई थी, प्लान बनाया था, सिस्टम नहीं था, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था, जो सर ने बहुत अच्छा किया इसको। तो मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया सर ने, बहुत क्रिएटिव्स दिए, मुझे आइडियाज दिए कि इस लेवल से कर सकते हैं, अपॉइंट ले सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, कूपन दे सकते, मतलब ऐसे 50 आइडिया दिए और हमने बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किया। इसी वजह से मेरी सेल्स भी बहुत अच्छी बढ़ी, और डिपार्टमेंट वाइज हमने काफ़ी ट्रेनिंग कराई सर की, तो मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई, सेल्स बहुत अच्छा हुआ और मैनेजमेंट बहुत अच्छा। जैसे अभी आपने कहा कि ट्रेनिंग भी हुई सर की, तो जो ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी उसका इम्पैक्ट क्या लगा परफॉर्मेंस में? सर बहुत जरूरी है सर। मैं तो सर से यही बोलता था सर कि देखो, हम लोग एज यूजुअल हो जाते हैं। मैं नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करता हूँ। उन लोगों को एक तो खड़े होकर बात करना नहीं आता, और आता है तो डांटना आता है सिर्फ। तो डांटने से टीम टिकती नहीं है। उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। जो स्मॉल स्केल के जो बिजनेसमैन होते हैं, वो किसी को अपॉइंट करते हैं तो दूसरे दिन कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि इसका 1 हफ्ता हो गया, इसकी सैलरी बढ़ रही है, ये तो काम भी कुछ नहीं कर रहा है, ये तो इसको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए, और मैं सिखाना भी नहीं चाहता। तो ये जो सोच है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये अगर सोच आप ब्रेक नहीं करेंगे, ये इस तरह से सोचते रहेंगे, तो कोई असर होने वाला नहीं है। तो आप ना सरेंडर कीजिए, आप प्लान कीजिए, और आप टीम हायर कीजिए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो सर ने जो ट्रेनिंग दी, तो उसमें ये पता चला कि हम लोग उनको ट्रेन करते थे, हम तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन जब सर ने कंसल्टिंग की एज अ थर्ड पर्सन, तो बहुत सारी ऐसे लूप होल समझ में आए जो हमें भी पता नहीं थे। तो ट्रेनिंग करने से बहुत एक हमारा अलाइनमेंट जुड़ गया, टीम का पूरा कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, और हमने कई गुना ग्रोथ की फिर। ओके, तो पहले आपकी सेल्स क्या थी जब डीजीसी आपके साथ नहीं थी? तो जी, तो जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत जल्दी समराइज कर लेता हूँ, समझ जाता हूँ। तो लगभग 60-70 लाख के आसपास मेरी मंथली सेल होती थी। तो एक स्टक सा हो गया था, पिछले 4-5 महीनों से रुक गई थी सेल। तो मैं नया नया तरीका ढूंढ रहा था, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर सर मिल गए, तो सर ने बहुत सारे स्ट्रैटेजी, सिस्टम लगाए, प्रोसेस किए, प्लान किए, आके ट्रेनिंग भी दी, बहुत मतलब जान लगा के काम किया सर। वो हम लोग 5 करोड़ तक लेके आए महीने का। और इतना अमेजिंग चेंजेस आया उससे। तो 60-70 लाख से 5 करोड़ तक गए, तो इसका बिगेस्ट रीजन क्या था? मैं तो 2-3 चीजों, एक चीज नहीं है सर। ऐसा होता है कि जो सर्कल होता है उसमें बहुत सारी चीजों में काम होता है। बिल्कुल। कि कोई भी सर्कल ठीक करना हो तो कई सारी चीजों में आपको अपडेट देना पड़ेगा। तो पहला अपडेट था कि पहले स्ट्रैटेजीज बनाई गई, पहले टीम अलाइनमेंट पता चला कि सही नहीं है, तो पहले उसको अलाइन किया गया। पता चला ट्रेनिंग की कमी है, तो ट्रेनिंग दी गई। फिर सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे बदलाव किए गए, जिसके वजह से सिस्टम चल पड़ा, और आज ये सेल इस तरह से पहुंची। तो क्या ये बोलना गलत होगा क्या कि जीपीएस ज्वाइन करने के बाद आप बिजनेस चलाने वाले नहीं बल्कि बिजनेस बदलने वाले बन गए? बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, मैं इसके हिडन फैक्टर भी बताऊंगा कि बिजनेसमैन का असली मकसद यही होना चाहिए कि बिजनेस उसके ना रहने पे भी आराम से चलता रहे, रोज पैसा बनाता रहे। लेकिन हम लोग उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं, मैं तो अलग वर्ड में भी बोलूंगा कि अपने बिजनेस की वाट लगाने वाले सबसे ज्यादा हम खुद होते हैं। हम सबसे ज्यादा खुद ही उसको ज्यादा परेशान, वो अच्छा चल रहा होता है, टीम अच्छी काम कर रही होती है, तो सबसे ज्यादा हम ही परेशान कर रहे होते हैं टीम को। बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उसका परेशानी करते रहते हैं। तो इसीलिए पहले तो आप
ये माइंडसेट बनाइए कि बिजनेस आपके ना रहने पे भी चलेगा और अच्छा चलेगा। मैं तो बोलता हूँ आपसे बेटर चलेगा वो, अगर आप उसमें ना रहें तो, क्योंकि बहुत बार आपकी वजह से ही वो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। तो बिजनेसमैन का बहुत सिंपल कारण यही होता है, और वो आप गोल अचीव कर सकते हो GPS ज्वाइन करके। जो ये गोल आप चाहते थे कि आप बिजनेस में ना रहें और बिजनेस आपका चलता रहे, बढ़ता रहे, पैसे बनते रहे और आप इंजॉय करते रहे अपनी लाइफ को ऑल टाइम, तो ऐसा आपका बन सकता है। लेकिन आपको उसमें काम करना पड़ेगा। आप ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सर को आपने अपॉइंट कर लिया, लोग आ गए, आपके यहाँ छड़ी घुमाई और रातों रात, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, सपोर्ट, हैंड होल्डिंग दिए जाएंगे, जिससे मेहनत आपको ही करनी है। एक बार आपने वो मेहनत करके सेट कर दिया तो फिर वो वैसे चलते रहेगा और चलता ही जाएगा। बिल्कुल। जब डीजीसी आपके साथ ज्वाइन हुई तो कुछ हायरिंग में कुछ बदलाव हुए क्या? कुछ ऐसे पर्सन को भी लाया गया जहां पर आप उसके खिलाफ थे, कि आपको लगा कि इसका लाना सही है या फिर नहीं? देखिए सर, बहुत सही कहा आपने, मैं इस बात से बड़ा सहमत हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो कभी चैलेंज नहीं आया और मैं विरोध नहीं करता हूँ कभी। जैसे कि मैं मानता हूँ कि यार मैं सब कुछ नहीं जानता, तो मुझे तो सीखना ही पड़ेगा। तो सर ने बोला ऐसा करो, तो मैंने बोला यस सर डू इट। ऐसा करो, यस सर डू इट। ऐसा करो, डू इट। तो जो जो उन्होंने बोला, बहुत सारी चीजें ऐसी लगी मुझे जो इनिशियल पे लगा यार सही नहीं है, पर स्टिल क्योंकि किसी को अगर सरेंडर करना है तो 100% करिए, क्योंकि मैं अपना भी दिमाग लगाऊंगा, सर अपना भी दिमाग लगाएंगे, तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा टाइम हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हमने बोला जो भी होगा जय महेशमती देख लेंगे। और उसके बाद हमने लग गए, तो बहुत सारी डिसीजन ऐसे लिए हमने, छोटे छोटे थे, बड़े बड़े थे। जो लाने की बात है, हायरिंग की बात है कि यार टॉप क्लास लोगों को लाना चाहिए, टीम को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा करना, तो स्टिल आई विल ओके। सर ने जो भी बोला, वी आर 100% सरेंडर। तो इसका नतीजा रहा शायद, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत लोगों से मैं मिला हूँ सर, बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि अगर आप 100% सरेंडर नहीं करते हो, अगर आप मन नहीं बना लेते कि मुझे ही काम करना है, तब तक आप इसमें ग्रो नहीं कर पाओगे सर। इसमें नहीं, कहीं भी चले जाओ आप, दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, किसी भी मेंटर से मिल लो, लेकिन जब तक आप अपने बिजनेस में काम नहीं करोगे दिल लगा के, तब तक आप बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। तो इस समय कई लोग, कई बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो कि स्टक में हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए सर, पहला तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। अगर सब कुछ जानते तो यहाँ नहीं होते। इस क्लियर अबाउट, आप तो $multi-billion कंपनी बना के बैठे होते कहीं। बिल्कुल। तो आप एक्सेप्ट कीजिए सर, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हमें सब कुछ नहीं आता। तो नहीं आता, ये कभी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, सीख सकते हो। तो सीखने के लिए आप एडवाइस लीजिए, पर जिसके पास जाइए आप 100% सरेंडर कीजिए। आप उसकी हर बात मानिए, जैसा बोलते हैं वैसा करिए। तो सर मैंने भी जैसे इससे पहले भी एग्जांपल दिया कि आप 100 रुपए कमा के 100% जेब में रखने से अच्छा है 1000 रुपए कमाना और 50% रखना, तो भी आपका पैसा बहुत ज्यादा होगा। तो सर ये लर्निंग कॉस्ट है। आपने पढ़ाई लिखाई की, एक जॉब मिली, आपको अच्छे से सैलरी मिली, अच्छा पैसा कमाया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बिजनेस करने के लिए आपने कौन सी लर्निंग की है और कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करते ही रहनी चाहिए सर। आप एक लेवल पर हैं तो ये प्रोग्राम कीजिए, नेक्स्ट लेवल पे कोई बड़ा प्रोग्राम आएगा आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है ना सर। बिल्कुल। सर मैं ऐसा बोलता हूँ, एक टाइम था मेरे पास कि 5000 रुपए भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने ना इधर उधर से इकट्ठा करके 5000, सर मैं बताऊंगा अभी साल का मैं 30 लाख रुपए खर्च करता हूँ इधर खुद के इन्वेस्टमेंट पे। तो 30 लाख तक कम खर्चा करने की कैपेसिटी भी तो आ गई। बिल्कुल। 5000 की नहीं थी, 30 लाख तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा रिटर्न देता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं एक्स्ट्रा भी बोलना चाहूंगा कि वारन बफेट साहब बोलते हैं, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर हैं, वो बोलते हैं 2 चीजें सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं पूरे दुनिया में, किसी भी स्टॉक से भी ज्यादा 2 चीजें सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। सबसे पहला आपका ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट। इसमें आपके ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट मतलब आपका नॉलेज। आपने नॉलेज के लिए जहां जहां पैसा इन्वेस्ट किया है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देगा आपको। पता नहीं कौन सा आइडिया कहां पर क्या क्लिक हो जाए और कहां से कहां आप पहुंचा दें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो है आपका अपना बिजनेस। जो बिजनेस आप करते हैं उस पर आप भरोसा कीजिए, उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए सर, उस पर आप जान लगा दीजिए पूरा। आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं सर, ये दोनों भी पहले वाले के तो खिलाफ होते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, उनको लगता है मुझे सब कुछ आता है। और दूसरा, बिजनेस का पैसा पर्सनल खर्चा करते हैं। जरा सा पैसा प्रॉफिट क्या बन गया तो गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा अच्छा बन गया तो घर ले लिया, थोड़ा सा अच्छा बन गया तो टूर कर लिया, थोड़ा सा और अच्छा हुआ तो प्लॉट ले लिया। तो ये सब अपने बिजनेस का पैसा निकाल लेते हैं और बिजनेस इसीलिए मर जाता है और वो सर्वाइव उस तरह से नहीं कर पाता जैसा उसे करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, और आपको देख के बहुत एग्जांपल याद आते हैं मुझे। जैसे सर एक झाड़ है, अगर वो पेड़ लगा रहे हो आप आम का, तो उसको आप
पानी वगैरह डालते हैं और 1 महीने बाद आप उसको उखाड़ के देखें, अरे यार इसमें फल तो आए नहीं, नीचे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो कभी फल लगेंगे सर उसे? बिल्कुल नहीं। आप जिंदगी भर उसे उखाड़ के देखते रहेंगे। हाँ, एक सडन टाइम दीजिए, उस पर पेशेंस रखिए, उसमें पानी खाद डालते रहिए। ऐसे नॉलेज है, ऐसे हमारा बिजनेस है, उसमें डालते रहिए, उसको बड़ा होने दीजिए। एक दिन इतना बड़ा होगा, पूरी जिंदगी बैठ के फल खाओगे फिर भी फल खत्म नहीं होगा। तो ये बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। सर एक लास्ट सवाल है कि जब हम हमारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि सब कई सारे बिजनेस ओनर ऐसे आते हैं, हमारा ऑडिट होता है, वहाँ वो स्टक है, हम उनको बताते हैं कि ये चीजें ठीक होंगी, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें जो आपका सपोर्ट है वो दे दो, हम इस 4 दिन के प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। तो वो 4 दिन का प्रोग्राम क्यों जरूरी है? देखो सर, इस पे तो मैं दिन भर बात कर सकता हूँ एक्चुअली, और मैं समझ सकता हूँ सर, जो भी ये बिजनेसमैन आपसे इस तरह से पूछता है, मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ सर। उसको एक मूवी देखी थी मुन्ना भाई MBBS, शायद आपने भी देखी। बिल्कुल। उसमें बोलते हैं कि वो बीमार है। हाँ 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 ना, उसको उम्मीद करो कि वो ठीक हो जाए। वो ऐसा बीमार है कि उसको पता भी नहीं कि वो बीमार है। तो जिस तरह से वो सवाल पूछ रहा है, वो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर कि जैसे एक बच्चा है, वो बीमार है, उसको ना बुखार आया बहुत जोर से। तो अब मम्मी पापा को दोनों को पता है कि यार इसे बुखार है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो उनसे डॉक्टर की बात करते हैं, वैसे वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ ऐसा। तो फिर पापा उसको लेते हैं, बहलाते फुसलाते लेके जाते हैं, आइसक्रीम दिलाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाके पहुंचा देते हैं। फिर वो बोलता है, पापा आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरे पास ऐसी जगह लेके आए जहां पर मेरे को अभी इंजेक्शन देंगे, मेरे को दुख होगा, तकलीफ होगा, बहुत कुछ वो बोलता है। पापा ऐसे पाँव पकड़ता है, डॉक्टर पकड़ता है, इंजेक्शन लगाते हैं, 2 दिन में वो ठीक हो जाए। फिर बोलता है, पापा थैंक यू, आपने अगर उस दिन नहीं ले गए होते तो आज मेरा बुखार उतरा नहीं होता है। तो बस इसी तरह की कंडीशन उस बिजनेसमैन की है जो इस तरह के क्वेश्चन करता है। क्योंकि जब वो आएगा इस सिस्टम में सर, सबसे पहला माइंडसेट लगता है। आप कहीं बाहर निकलते हो बिजनेस के बाहर, तो बिजनेस को आप ऊपर से देख पाते हो कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ यार लाइफ में, मैं यहाँ ऐसा स्टक हूँ ना, इससे बेटर मेरी जॉब थी। बहुत बिजनेसमैन से मैं मिला हूँ सर, वो ज्यादातर यही बोलते, इससे अच्छी मेरी जॉब चल रही थी सर, मैं कहाँ आके फंस गया। और इतने लोग फंसे हैं बुरे कि बंद भी नहीं कर सकते ऐसे। तो सर जब आप बाहर निकलते हैं तो पहला बेनिफिट होता है कि आप बाहर से व्यू करते हो आपके बिजनेस से। और कई बार ऐसा भी होगा सर, आपसे बेटर आपका बिजनेस रन करेगा जब आप नहीं रहोगे। बहुत बार ऐसा होगा। तो पहला आपका माइंडसेट का फर्क पड़ेगा, दूसरा आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी, तीसरा आपको नया सीखोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे सर, चौथा नेटवर्किंग, कि आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे। हो सकता है आपके लिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, किसी के लिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ कनेक्शन अच्छे बन जाएं, हो सकता है उनसे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, हो सकता है उनकी हेल्प आपको हो जाए, आपका बिजनेस बढ़ जाए, आप उनका बिजनेस बढ़ा दो। तो ये से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं सर अगर आप घर से बाहर निकले तो जरूर मैं तो खुद बोलूंगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि बी विथ वाई बोलते हैं, बी विथ योर सेल्फ, BWY, कि हर महीने में 2 दिन आपको अकेले बाहर जाना चाहिए, कहीं ऐसी जगह जहां पर कोई ना हो, आपका मोबाइल भी ना हो, और ऐसे 2 दिन आप रुकिए, तब जाके आप एनालाइज कर पाओगे कि आप कैसे हो, आपका बिजनेस कैसा है और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो एटलीस्ट ये बहुत गोल्डन चांस है जो मैं बताऊंगा कि DGC जो ग्रुप कंपनी है आपको दे रही है, आपको जरूर जाना चाहिए। 4 दिन आप जाओगे सर, आपका नेक्स्ट लेवल माइंडसेट होगा, हाई लेवल एनर्जी होगी, आने के बाद आप तहलका मचा दोगे सर। आप वो सारी चीजें कर दोगे जो 3 महीने से आप टाल रहे थे, आने के बाद 1 हफ्ते में सारी चीजें हो जाएगी। आपके पास इतने प्लान होंगे कि आने के बाद आपको लगेगा क्या करूं, कितना करूं, कैसे करूं, जल्दी आप बहुत फटाफट वो काम कर सकते हैं। एक माइंडसेट खुल जाता है। बिल्कुल। तो आप आ रहे कि नहीं आ रहे इस बार हमारे गोवा के प्रोग्राम में? आई होप अगर सब लोग रिकमेंड करेंगे और बुलाएंगे तो जरूर आना चाहूंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर कि मैं भी एक बहुत छोटे से बैकग्राउंड से अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और यहाँ पहुंच के मुझे इतना मजा आ रहा है, तो मुझे लगता है जितने भी बिजनेसमैन हैं, स्मॉल MSMEs हैं, वो देश का भविष्य है। अगर मेरे आने से उनको इम्पैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है, तो डेफिनेटली मैं आऊंगा और उनसे मिलना चाहूंगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपने जो डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर और पेशेंट को, बच्चे का, इसको ही समझकर लोग हमारे पास अब आएंगे, एग्जैक्टली वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 100% सर, और बिल्कुल करना चाहिए सर। देखो वो करेंगे, मैं देविदास सर के लिए बोलना चाहूंगा सर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपकी स्मॉल MSMEs के लिए कोई ट्रेनर काम नहीं करता है सर। ज्यादातर कौन, देखो सर क्यों करेगा इनके लिए काम, बेचारे तो छोटे बिजनेसमैन हैं, इनको पैसा देने के लिए होता नहीं है, ऊपर से इतने नखरे हैं, इतना रोना धोना है, इतनी सारी बातें, इतना प्रॉब्लम बताते हैं कि अच्छे अच्छे ट्रेनर छोड़ के भाग जाते हैं। वो बोलते हैं कॉर्पोरेट को ट्रेन करो, बड़ी कंपनियों को मस्त 2 करोड़ रुपए मिलेंगे महीने का, आराम से ट्रेनिंग देने का, महीने में 2 दिन, और अपने घर पे रहने का, क्यों इतनी मगजमारी करने का। तो सर ने जो डिसीजन लिया है MSMEs को ट्रेन करने का, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया को लेकर, इंडिया की GDP को लेकर।
तो लोगों ने इनको सपोर्ट करना चाहिए, समझ के लेना चाहिए। एक्चुअल देखा जाए तो आपका भला करने में ही उनका भला है। वो चाहते हैं, वो कितना पैसा लेंगे सर? देखो, कोई आदमी आपको एक्सपीरियंस दे रहा है ना, उसके बिहाफ पर अगर पैसा ले रहा है ना, तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कोई अगर आप 30 साल करके सीखोगे उस बिजनेस को और वहां तक लेके आओगे और कोई 2 साल में ला दे, तो वो 30 साल जो 28 साल आपके बच गए, उसका क्या कॉस्ट लगाओगे आप? बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस अगर कोई आपको दे रहा है, वो छोटी सी कुछ कॉस्ट लेकर, सर मैं तो बोलता हूँ खुशी खुशी दे देना चाहिए। तो बहुत आसानी से दे दीजिए सर। अपना माइंडसेट पहले तो प्रिपेयर हो जाइए। मैं आज ही किसी को एग्जांपल दे रहा था सर, मैं एक्स्ट्रा भी बोलना चाहूंगा। वो बोल रहे थे सर अच्छे लोग मिलते नहीं है। तो मैं बोला सर अच्छे लोगों के लिए आपने क्या ऐसा किया कि आपको अच्छे लोग मिले? तो बोले सर ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो मैं बोला एक सिंपल सा एग्जांपल कि सर जब आप शादी करने वाले होते हो तो आप सोचो कितनी प्रिपरेशन करते हो, सब पूरा प्लान बनाते हो कि देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, शादी में ये कपड़े पहनेंगे, ये ज्वेलरी रहेगी, ऐसे रिलेटिव आएंगे, ऐसे कार्ड बनेंगे, कितनी सारी प्रिपरेशन करते हो एक बहू को घर में लाने के लिए। घर ऐसा होगा, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, कलर करते हो, प्रॉपर सब कुछ करते हो, राइट है। फिर उससे बातें भी करते हो, अभी तो कल्चर है, बात भी करते हैं, पूछते रहते हैं क्या लाइकी है, क्या डिसलाइकी है, कौन सी चीज चलती है, माँ बाप कौन सी बात पे मानेंगे, कौन सी बात पे नहीं मानेंगे। तो ये सारा आप R&D करते हो, फिर उसको घर में वेलकम करते हो। और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो घर में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर भी कुछ अनबन हो सकती है। तो क्या इतनी प्रिपरेशन टीम के लिए करते हो? आंसर इज नो। क्यों नहीं करते? देखो, आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे, आप या टीम ही है जो आपका बिजनेस $1 बिलियन तक लेके जाएगी। और आप टीम के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप उनको ट्रेनिंग नहीं देते हो, आप उनको, तब आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो सर, तो उनको ट्रेनिंग कहाँ से दोगे? पहले आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद टीम को ट्रेनिंग दिलाओ, उनको डेवलप करो, उनको प्रिकोट करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनके बारे में सोचो, आपका ना बिजनेस नेक्स्ट लेवल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कई बिजनेस ओनर से मैंने सुना है कि टीम को ट्रेनिंग दे दो, हम क्या करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर तो मेरा और भी सिंपल आंसर रहता है सर। तो आप तो महापुरुष हो गए सर। सर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक हम जहाज में बैठे हैं, पानी की जहाज में, और एक कैप्टन है जो चला रहा है और बाकी लोग पीछे बैठे हैं। पीछे लोगों को मैंने सब समझा दिया, सुना दिया, और वो सब एकदम तैयार हैं कि चलो आज हम दूसरे देश पे अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे, सब एकदम तैयार हैं। पर कैप्टन को पता ही नहीं है, और वो उस देश ना ले जाके अपने ही देश घुमा दिया। अब क्या होगा? वो लोग हमला तो करेंगे लेकिन कहाँ? अपने देश पे। तो बस इतना ही फर्क पड़ेगा सर, अगर इनको ये बात समझ में आई है। तो टीम का ट्रेनिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद की ट्रेनिंग, क्योंकि मैनेज आपको ही करना है सर। ट्रेनर साहब हैं, कंसल्टेंट हैं, मेंटोर हैं, कोच हैं, जो भी हैं, वो आएंगे टीम से एक दिन मिलेंगे। रोज कौन मिलेगा? आप मिलेंगे। तो उनका सारा थॉट आपको पता होना चाहिए। देखो सर, अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप नेक्स्ट लेवल नहीं, तो वो बन जाओ सर। आप वो कैपेबल नहीं हो, ये तो एक बहाना है। बन सकते हैं सर, आप सीख सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, मिल सकते हो, कंसल्टिंग ले सकते हो। आपको सीखने की बहुत जरूरत है। आपका बिजनेस जो आपकी समझ है, जैसा आपको लगता है कि मेरी सोच बहुत अच्छी है, तो अपना बैंक अकाउंट चेक करो। अगर 100 करोड़ नहीं पड़े हैं तो समझना अभी सीखना बाकी है। ऐसा मेरा मानना है सर। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगेन आपने मौका दिया बातचीत करने के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है सर। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ सर, खासकर MSME से बात करने के लिए, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझता हूँ सर, और बहुत तकलीफें मैंने देखी हैं। तो मैं चाहता हूँ वो ना देखें और जल्दी से जल्दी ऐसे कोई साथ ढूंढें जिसके साथ जुड़ के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।